उस पर शिक्षित, अर्धशिक्षित और अन्य प्रभावशाली लोगों के संबंधियों का दबाव पड़ता है। यह दबाव राज्य के उपकरण में सामान्य क्षमता से ज़्यादा तनाव पैदा कर देता है। इसकी भारी संख्या में लंपट तत्व व्यवस्था में घुसपैठ कर लेते हैं। ये लोग अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाते हैं। इस तरह शहरी मध्य वर्ग की परजीविता की शुरुआत होती है। शहरी मध्य वर्ग की परजीविता की शुरुआत होती है। मतलब अगर जस्टिस पे भी जो डिलीवरेंस है, जो रिसोर्सेज है, उस पे भी अगर आप देखें कि चीज़ें गलत तरीके से है या गलत हाथों में है, तो फिर वो कैसे और ज़्यादा तनाव को उत्पन्न करती है, और मध्य वर्ग जो है वह भी किस तरीके से अपने आप में उसकी एक डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। कल्याणवाद और विकासवाद दोनों उत्तरोत्तर ताकतवर होते हुए राज्य द्वारा साधन संपन्न वर्ग को लाभ पहुंचाने के उपकरण बन गए। मतलब ये जो वेलफेयरिज्म है, ये जो डेवलपमेंट का कंसेप्शन है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं धीरे धीरे। किसके लिए ये बन जा रहे हैं? कि जो साधन संपन्न वर्ग है उनको लाभ पहुंचाने के लिए। मतलब जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उस तक अगर ये चीज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसके लिए फ़ायदेमंद है। फिर वो आगे कहते हैं, बुनियादी ज़रूरतें, आत्मनिर्भरता, विकास की वैकल्पिक रणनीति और यहाँ तक कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नारा, यह सब विकासशील देशों को विकास का ऐसा मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से किया जा रहा है जिसमें विश्व के संसाधनों पर कम से कम बोझ पड़े और नतीजन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कम से कम तनाव झेलना पड़े। तो ये जो नई आर्थिक व्यवस्था में तृतीय विश्व के देशों को जिस तरीके से लोन देकर, उनको आर्थिक मदद देकर उनको विकसित करने के, या उनके जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करने की बात है, यह उसकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य ये नहीं है कि वह तृतीय विश्व के जो देश हैं वो विकसित हो जाएं या वहाँ किसी प्रकार का उत्थान हो जाए, बल्कि उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें कम से कम तनाव पैदा। फिर आगे, सैन्यीकरण और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक राजनीतिक नई अवधारणा के साथ तीसरी दुनिया को एक खास हद में रहने का नया सिद्धांत गढ़ा गया है। कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से आप कह सके हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए एक बाउंड्री बनाने जैसा है कि दिस इज़ योर बाउंड्री, आप यहाँ रहिए, आप हम पे डिपेंडेंट रहिए, ताकि आप उस तरीके से ग्रो ना कर सके, आप हमारे अल्टरनेटिव ना बने। इस मुद्दे पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक डिबेट किया है उन्होंने कि इसके पीछे नज़रिया यह है कि विकसित देशों ने जो जीवन स्तर और जीवन शैली हासिल की है उसे तीसरी दुनिया के अतिक्रमण से बचना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए तीसरी दुनिया के देशों में सीधी दखलंदाजी भी करनी चाहिए, मतलब सीधे इंटरवीन कर जाना चाहिए। इस नए सिद्धांत में कई तरह की रणनीतियाँ शामिल हैं। उनमें दुनिया में नए सत्ता केंद्रों को विश्व व्यवस्था का अंग बनाने से लेकर संसाधनों के प्रश्न पर अपनाए जाने वाले कूटनीतिक हथकंडों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का मॉडल भी शामिल है। यह मॉडल उन्हें एक बार फिर इस सत्ता केंद्रों के अमीर देशों पर निर्भर ही नहीं बल्कि उनका बेहद ऋणी बना देता है। यही बात हम लोग ने इससे पहले भी कही। इसके अलावा इसमें तीसरी दुनिया की वास्तविक या संभावित चुनौती के खिलाफ रणनीतिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत भी है। मतलब स्ट्रेटेजिक मैकेनिज़्म है ताकि जो पश्चिम के देश हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये सभी हालात तीसरी दुनिया में उदारतावादी और समतावादी आंदोलनों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें जनता के व्यापक तबकों को स्वतंत्रता और समता की संभावना पहले से कहीं ज़्यादा दूर लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो चीज़ें हो रही थी उससे ये भी हो रहा था कि जो ट्रांजिशन के दौर में थे कॉलोनियल कंट्रीज़, उसमें एक डिसबिलीव होने लगा, जो जनता है उसमें डिसबिलीव होने लगा कि इस स्थिति से तो मतलब बहुत दूर हो जाएंगे। वो इगालिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना, एक्चुअल फ्रीडम को एक्सरसाइज करना जैसी जो चीज़ें हैं वो अवधारणात्मक रूप में ही रह जाएगा, वो पॉलिटिक्स ऑफ आइडिया के रूप में हमारे सामने रह जाएगा, वह पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस के रूप में हमारे सामने कभी
नहीं आ